अस्सलाम वालेकुम। डायरेक्ट इनडायरेक्ट यानी ये हमारा आज का तीसरा लेक्चर है। पहले 2 लेक्चर यूट्यूब चैनल पर ऑलरेडी अपलोड हैं, आप उनको देख सकते हैं। इन 3 लेक्चर के बाद हमने आगे चलना है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के ऊपर। ये यानी बेसिक बुनियाद हैं, किसी भी टेस्ट में यहाँ से MCQs लाजमी आते हैं। तो एक्टिव पैसिव वॉइस, डायरेक्ट इनडायरेक्ट और सेंटेंस का स्ट्रक्चर ये आपको फिंगर टिप पे होना चाहिए, यानी ये बुनियाद होती है ग्रामर की। अगर आपको ये नहीं आते तो समझो आपको ग्रामर नहीं आती। दूसरी बात, जो हमारे पास ये 2 टॉपिक हैं, यानी जिसमें हमने सेंटेंस स्ट्रक्चर पढ़ा, कंपाउंड सेंटेंस हो गया या कम्प्लेक्स सेंटेंस हो गया, और दूसरा ये वाला जो टॉपिक है यानी डायरेक्ट इनडायरेक्ट का, इसमें जो एक और टॉपिक साथ ही कवर हो जाता है वो हमारे पास है पंक्चुएशन का। अगर आप यहाँ पे गौर करें तो हमारे पास सारी पंक्चुएशन यूज़ हो रही है। इस तरह से जब हम कंपाउंड या कम्प्लेक्स सेंटेंस बोलते हैं तो उसके अंदर भी हम पंक्चुएशन यूज़ करते हैं। तो इट मीन्स कि जब भी कोई टीचर या इस तरह से एग्ज़ामिनर अगर पंक्चुएशन का क्वेश्चन बनाएगा तो वो यहीं से बनाएगा। और आपने अक्सर नम्स के अंदर देखा होगा कि जब भी पंक्चुएशन टाइप कोई क्वेश्चन आता है तो वो डायरेक्ट इनडायरेक्ट का होता है, ठीक है। या इस तरह से जो PMC ने 2021 में जो भी पंक्चुएशन टाइप के क्वेश्चन दिए, जो कि हालांकि एक कंटेंट भी है PMC के सिलेबस में पंक्चुएशन का, तो वो सारे के सारे MCQs यहीं से थे, सेंटेंस स्ट्रक्चर से, जिसमें यानी वो कंपाउंड और कम्प्लेक्स सेंटेंस को डिफरेंट क्लासेस को उसने मिलाया हुआ था पंक्चुएशन के ज़रिए, और वो नीचे आपसे पूछ रहा था कि बताओ इसमें क्या है और कैसे है। तो इट मीन्स कि ये टॉपिक इतने इंपॉर्टेंट हैं, अगर आप ये 3 टॉपिक बेसिक कर लेते हैं तो इससे रेलिवेंट 2-3 और टॉपिक आपके खुद ब खुद हो जाते हैं। और ये आज वाला जो हमारा टॉपिक है यानी अपना डायरेक्ट इनडायरेक्ट का, या जिसे हम नरेशन भी बोलते हैं, ये इंतहाई पेचीदा टॉपिक है, आपको आसानी से समझ नहीं आता अगर आप इसको यानी समझने बैठें। लेकिन इंशाअल्लाह इस लेक्चर के बाद आपको टेंशन नहीं रहेगी, ये टॉपिक भी आपकी फिंगर टिप पे होगा। अच्छा, अब जैसे हमने एक्टिव पैसिव वॉइस में कुछ चेंजेस की बात की थी, उसमें 5 चेंजेस थी, जिसमें से 4 परमानेंट थी और एक जो चेंज थी वो परमानेंट नहीं थी, जिसे हमने याद करना था। उसी तरह से जब हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट की बात करते हैं तो इसमें भी टोटल 4 चेंज हमें करनी पड़ती हैं, यानी जब हमने एक सेंटेंस को जो कि डायरेक्ट के अंदर है उसको इनडायरेक्ट में लेके जाना है। अब वो 4 चेंजेस कौन कौन सी हैं वो आपके सामने हैं, इंतहाई आसान है। आपने पिक्चर को देखने के साथ साथ मेरे लफ्ज़ों के ऊपर गौर करना है, क्योंकि आज मैं बोलूँगा ज़्यादा, जो चीज़ मैंने बोलनी है वो भी समझो आपने नोट करनी है, असल चीज़ वही है, कंसेप्ट आपका वही बनेगा, तो आपने अपने कान भी खुले रखने हैं। अच्छा, इसमें देखिए हमारे पास टोटल 4 चेंजेस हैं। पहले आप डायरेक्ट सेंटेंस देखें, मैं आपको वो नहीं बता रहा कि डायरेक्ट क्या होता है इनडायरेक्ट क्या होता है, वो बच्चों वाली बातें आपको पहले पता है। मैं डायरेक्ट आपको उस चीज़ पे लेके जा रहा हूँ जो हमारे काम की चीज़ है, ठीक है। आप ज़रा स्मार्ट वर्क करें, वो ABC को छोड़ें, थोड़ा सा मैच्योर हो जाए। अच्छा, इसमें देखिएगा हमारे पास ऊपर एक सेंटेंस लिखा हुआ है कि ही सेड आई प्लान टू इनवाइट द प्रिंसिपल टुमारो, और नीचे उसने उसकी यानी इनडायरेक्ट सेंटेंस बनाया हुआ है कि ही टोल्ड दैट ही प्लान टू इनवाइट द प्रिंसिपल द नेक्स्ट डे, और नीचे उसने लिखा कि जनाब इस सेंटेंस को यानी डायरेक्ट से इनडायरेक्ट करने में हमने टोटल 4 चेंजेस किए हैं। पहली चेंज क्या है, रिप्लेसमेंट किया हमने कोटेशन मार्क का कंजंक्शन के ज़रिए। ये जो पहला कॉमा है और फिर इन्वर्टेड कॉमा है, इसको हमने रिप्लेस कर दिया किससे, कंजंक्शन से। दूसरी चेंज क्या है, हमने चेंज करना है प्रोनाउन, आई था वहाँ पे ऊपर तो उसको हमने ही कर दिया। तीसरी चेंज क्या है, वो है चेंज ऑफ टेंस। और जो चौथी चेंज है हमारे पास वो एडवर्बियल की है, या कोई भी डेमोस्ट्रेटिव हमारे पास एडजेक्टिव हो सकता है, या कोई भी क्वांटिफायर भी यहाँ पे यूज़ हो सकता है। तो यानी एक सेंटेंस को जो कि डायरेक्ट के अंदर है, अगर उसे हमने इनडायरेक्ट करना है तो हम उसमें टोटल 4 चेंज करते हैं। ये तो बड़ी सिंपल बात हो गई। अच्छा, अब यहीं पे हमने इसी को कंसेप्ट वाइज देखना है। कंसेप्ट वाइज क्या देखना है, ये जो जहाँ पे लिखा हुआ ना कि ही सेड, यानी जो कॉमा से पहले वाली यानी स्पीच है, उसे हम बोल रहे होते हैं रिपोर्टिंग स्पीच, यानी मैं उसको अगर कहूँ तो ING स्पीच बोलूँगा। और जो कॉमास के अंदर है उसे हम बोलते हैं रिपोर्टेड स्पीच, यानी ED स्पीच। अब पहली क्या है हमारे पास, ING स्पीच है। यहाँ से देखें पहली कौन सी है, रिपोर्टिंग स्पीच, यानी ही सेड है तो ये ING स्पीच इसको मैं बोल लेता हूँ, और जो दूसरी है वो रिपोर्टेड स्पीच है, ED स्पीच है। तो यहाँ से हमने यानी असल जो कंसेप्ट है वो बनाना है फिर टेंस के लिहाज से, कि टेंस के लिहाज से इसको हमने कैसे चेंज करना है। आइए हम इसको देख लेते हैं। अच्छा, अभी जो चीज़ मैं बोल रहा हूँ इसको आपने नोट करना है अपने पास, मेरे लफ्ज़ों को गौर से आपने सुनना है।
अभी मैं अल्फाज यूज़ कर रहा हूँ कि हमारे पास जो ये जो लिखा हुआ ना कि ही सेड, जहाँ पे लिखा हुआ है, दूसरे लफ्ज़ों में ये कौन सी स्पीच है? रिपोर्टिंग स्पीच है। तो आपने ये देखो ही सेड, यहाँ पे क्या आया हुआ है? पास्ट आया हुआ है। अगर हमारे पास रिपोर्टिंग स्पीच में पास्ट आ जाए तो फिर हमने ये चारों चेंजेस करनी है सेंटेंस को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट करने में। सुन लिया आपने? अगर रिपोर्टिंग स्पीच में हमारे पास क्या है? पास्ट टेंस है, तो हमने ये चारों चेंजेस करनी है। लेकिन अगर इसी रिपोर्टिंग स्पीच में हमारे पास पास्ट की बजाय फ्यूचर टेंस आ जाए या प्रेजेंट टेंस आ जाए तो फिर हमने सिर्फ एक चेंज करनी है, वो ये वाली है, चेंज नंबर 1। और जो बाकी 3 चेंज हैं वो हमने नहीं करनी। आई रिपीट, अगर यहाँ पे ING यानी जो स्पीच है हमारे पास उसके अंदर पास्ट टेंस है तो हमने चारों चेंज करनी है। अगर यहाँ पे पास्ट टेंस नहीं है, पास्ट के अलावा कोई टेंस आ जाता है यानी फ्यूचर है, मिसाल यहाँ पे लिखा हुआ है कि ही विल, अच्छा यहाँ पे या लिखा हो कि ही सेज, प्रेजेंट टेंस आ जाए तो हमने सिर्फ पहली चेंज को छोड़ के बाकी 3 चेंज नहीं करनी। यहाँ से हमारा एक कंसेप्ट बन गया कि ये जो पहली चेंज है ये परमानेंट है। यहाँ पे ये जो यानी टेंस है ये भले पास्ट में है, फ्यूचर में है या प्रेजेंट में है, ये जो पहली चेंज है ये हमने हर हाल में करनी है, यानी हर टेंस में हमने पहली चेंज करनी ही करनी है। तो इट मीन्स कि पहली चेंज तो परमानेंट हुई, इसको फिर याद करने की ज़रूरत भी नहीं है क्योंकि वो तो हमने हर टेंस में ही करनी है। रोला क्या है? बाकी 3 चेंज का रोला है। और बाकी 3 चेंज कब करनी है? अगर तो यहाँ पे पास्ट टेंस है, जैसा कि ये भी पास्ट टेंस है, तो बाकी 3 चेंज भी करनी है। और अगर यहाँ पे पास्ट टेंस नहीं है, प्रेजेंट है या फ्यूचर है, तो बाकी तीनों चेंज नहीं करनी। ये आपने लिख लिया, कितना आसान था। अब हम नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। ये जो हम पहली चेंज की बात कर रहे हैं कि हमने पहली चेंज हर हाल में करनी है, यानी कोई भी टेंस हो ING फॉर्म में, चाहे वो यानी पास्ट हो, फ्यूचर हो, जो भी हो, हमने क्या करना है कि ये जो हमारे पास पहले कॉमास लिखा हुआ है, यानी कॉमा है और उसके साथ इन्वर्टेड कॉमास है, इसको हमने चेंज करना है रिप्लेसमेंट ऑफ कोटेशन मार्क बाय अ कंजंक्शन। ठीक है ना? अब कंजंक्शन हम कौन कौन से यूज़ कर सकते हैं? वो ये वाले कंजंक्शन है, हम दैट यूज़ करते हैं, टू यूज़ करते हैं, इफ़, वेदर और नो कंजंक्शन भी। वैसे ये इसको आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादातर जो होता है ना इसकी मिस्टेक आती नहीं है, यानी जब वो डायरेक्ट इनडायरेक्ट सेंटेंस देगा तो वो जो मिस्टेक देता है वो अगले जो 3 है ना इसकी मिस्टेक देता है। यानी चेंज ऑफ टेंस की मिस्टेक होती है, प्रोनाउन की मिस्टेक होती है, एडवर्बियल की होती है। तो इसको कोई इतनी ज़्यादा अहमियत देने की बात ही नहीं है, ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि ये एक चीज़ है ही परमानेंट, तो परमानेंट चीज़ में वो मिस्टेक दे नहीं सकता। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि ये 4 कंजंक्शन यूज़ हो सकते हैं, दैट हो सकता है, टू हो सकता है, इफ़ या वेदर, इन 4 में से कोई भी कंजंक्शन यूज़ हो सकता है। और फिर उसने बताया हुआ भी है हल्का सा कि हम दैट का भी यूज़ करते हैं जब हमारे पास कोई सिंपल सेंटेंस होता है। टू जो है वो हम इम्पेरेटिव सेंटेंस के लिए यूज़ करते हैं, यानी जो हुक्मिया फ़िक्रे होते हैं, यानी जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ हम यूज़ कर रहे होते हैं। अगर कोई इंटेरोगेटिव सेंटेंस होता है उसके लिए हम इफ़ या वेदर यानी कंजंक्शन यूज़ करते हैं। और अगर WH फैमिली से कोई सेंटेंस शुरू होता है तो वहाँ पे हम कंजंक्शन यूज़ ही नहीं करते, वो WH फैमिली बजाते खुद ही यानी एक किस्म का कंजंक्शन बन जाता है जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट करते हैं। ये तो बड़ा सिंपल था, क्योंकि पहली चेंज जो है वो एक तो है ही परमानेंट, उसमें क्योंकि हर टेंस में होना है तो लिहाजा उसका रोला ही कोई नहीं है। और कौन कौन से पहली चेंज में हमने कंजंक्शन लगाना है वो भी हमने देख लिया कि 3-4 कंजंक्शन है। ये तो थी पहली चेंज, इसका बात यहाँ पे ख़त्म होगी। अब जो अगली 3 चेंज हैं वो हैं कंडीशनल। कैसे कंडीशनल है? वो कंडीशनल यानी वो डिपेंड कर रही होते हैं इस टेंस के ऊपर, जो यानी रिपोर्टिंग स्पीच का टेंस है, ING स्पीच का टेंस है, कि अगर ये पास्ट में है तो अगली हमने 3 चेंज करनी है, अगर ये वाली जो है फ्यूचर है या प्रेजेंट है तो अगली 3 चेंज हमने नहीं करनी। इट मीन्स कि हमें डायरेक्ट किस पे चला जाना चाहिए? टेंस के ऊपर चला जानी है, इस टेंस पे, कि अगर ये टेंस पास्ट है तो अब ये इसके जो अंदर वाला यानी ये 3 चेंजेस है वो हमने कैसे करनी है फिर। तो उसमें हम पहले देखते हैं चेंज ऑफ प्रोनाउन हमने कैसे करना है। मैं आपको समझा देता हूँ। चेंज ऑफ प्रोनाउन जो है इंतहाई आसान है, अगर आपको फिर भी समझ नहीं आता तो आपने कमेंट सेक्शन में या व्हाट्सएप पे मुझसे पूछ लेना है, मैं यहाँ पे भरपूर कोशिश करता हूँ समझाने की। अच्छा, वो इस तरह से है कि हमने देखना है जो IAD, ये देखना चेंज ऑफ प्रोनाउन किस में वो कह रहा है, यानी जो ED रिपोर्टेड स्पीच का प्रोनाउन है हमने उसको चेंज करना है। तो आपने एक बात याद रख लेनी है कि इस ED स्पीच में जो हमारे पास होगा फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन, फर्स्ट पर्सन में क्या क्या आ जाता है? I और we आता है। तो I और we जो है वो चेंज होगा जो हमारे पास ED स्पीच होगी उसके सब्जेक्ट से। अब यहाँ पे ED स्पीच का सब्जेक्ट कौन सा है? ही है। तो देखो यहाँ पे I क्या था? फर्स्ट पर्सन था, उसकी जगह पे हमने क्या लगा दिया? ही लगा दिया।
यानी इस पूरी क्लास के अंदर कह लें या इस पूरी स्पीच के अंदर जो भी फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन होगा, यानी आई होगा, वी होगा, या उसके जितने भी केसेस होंगे वो किससे चेंज होंगे? जो हमारा सब्जेक्ट होगा। ये देखें सब्जेक्ट की जगह पे आ गया। ये बात बड़ी सिंपल होगी। एक चीज़ और भी आपने याद रखनी है कि हमने जो यानी इसका केस होगी या जो इसकी हालत होगी उसको हमने चेंज नहीं करना। कैसे? अगर आई हमारे पास यहाँ पे सब्जेक्टिव केस में है तो इसको जब हमने तब्दील करना है तो सब्जेक्ट ही यानी सब्जेक्टिव केस ही लगानी है आई के साथ ही के। अब यहाँ हमने ही को हिम नहीं कर देना, ही का भी हमने यानी सब्जेक्ट का क्या भी लगाना है? सब्जेक्टिव केस ही लगाना है। आई क्या था हमारे पास? सब्जेक्टिव केस में यहाँ पे मौजूद था, तो आगे भी फिर हमने उसका सब्जेक्टिव केस ही लगाना है, यानी उसकी स्टेट हालत तब्दील नहीं करनी। जो भी हमारे पास प्रोनाउन इस रिपोर्टेड स्पीच में जिस स्टेट में है, वो सब्जेक्टिव स्टेट में है, ऑब्जेक्टिव स्टेट में है, पोजेसिव एडजेक्टिव है, ठीक है ना, इस तरह से पोजेसिव प्रोनाउन के केस में है, तो जब हमने उसको चेंज करना है तो उसका यानी जो सब्जेक्ट होगा उसको फिर उसी हालत में हमने लेके आना है। मिसाल यहाँ पे अगर आई की जगह पे मी होता तो यहाँ हम ही की जगह पे क्या करते? हिम करते। आगे बात समझ, क्योंकि आई जो उसका जो मी है वो उसका ऑब्जेक्टिव केस है, तो जो ही है उसका ऑब्जेक्टिव क्या केस क्या बनेगा? हिम बनेगा। यानी जो फर्स्ट पर्सन होगा प्रोनाउन यहाँ पे वो कैसे चेंज होगा? जो हमारा सब्जेक्ट होगा ईडी स्पीच का। सिंपल सी बात। अच्छा, जो सेकंड पर्सन प्रोनाउन होगा, यानी जैसे सेकंड पर्सन में सिर्फ वैसे यू आता है, तो जो यू होता है वो चेंज होगा हमारे पास जो ईडी स्पीच का हमारे पास ऑब्जेक्ट होगा। यहाँ पे वैसे इस टेंस में नहीं है, मैं आगे एक और टेंस में आपको दिखाता हूँ। अभी आपने सुन लेना है और अपने पास लिख लेना है इस चीज़ को, ये बड़ी कन्फ्यूजिंग है चेंज ऑफ प्रोनाउन जो है। ठीक हो गया? जो सेकंड पर्सन हमारे पास यूज़ होगा प्रोनाउन का, यानी यू यूज़ होगा अगर इस ईडी स्पीच में, तो वो जो पहली हमारे पास आईएनजी स्पीच है उसके ऑब्जेक्ट से चेंज होगा, जो भी ऑब्जेक्ट होगा उससे। और अगर इस पूरी ईडी स्पीच में कहीं पे थर्ड पर्सन यूज़ होता है, यानी ही, शी, इट, दे, ठीक है ना, ये वो चेंज ही नहीं होते। यानी ये भी तो प्रोनाउन है ना, एक क्लास है, थर्ड पर्सन प्रोनाउन इन्हें हम बोलते हैं, तो उनको हमने चेंज नहीं करना, उनको वैसे का वैसे रहने देना है। मैं आपको अभी दिखा भी देता हूँ। उन्होंने लिखा हुआ है कि जो फर्स्ट पर्सन है एनीवेयर इन रिपोर्टेड क्लास वो चेंज होगा अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग क्लास। इस तरह से उन्होंने लिखा हुआ है कि जो सेकंड पर्सन है यानी यू है और उसके तमाम केस जो हैं एनीवेयर इन द रिपोर्टेड क्लास वो चेंज होंगे अकॉर्डिंग टू जो ऑब्जेक्ट होगा रिपोर्टिंग क्लास का। अच्छा, आगे देखिए, और आगे फिर वो ये कहते हैं कि हमारे पास जो थर्ड पर्सन है ही, शी, इट और उसके तमाम केसेस एनीवेयर इन द रिपोर्टेड क्लास इज़ केप्ट अनचेंज्ड, उनको हमने चेंज नहीं करना। हाँ जी, अब ये नीचे एग्जांपल है। हाँ जी, अब ये नीचे एग्जांपल है, मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूँ। वैसे जो फर्स्ट पर्सन है वो तो बड़ा सिंपल है कि उसको हमने सब्जेक्ट से चेंज करना है। जो सेकंड पर्सन है उसकी मैं आपको एग्जांपल समझाता हूँ। आप एग्जांपल नंबर 2 में देखें, यहाँ पे लिखा हुआ है कि आई सेड टू हिम। अब यहाँ पे हिम क्या हमारे पास यानी कोई ऑब्जेक्ट है। अब हमने देखना है यू को कि यू कहाँ, कहीं यू या यूअर या उसका कोई केस इस्तेमाल हुआ है इस ईडी स्पीच में, क्योंकि उसी को हमने जो है वो चेंज करना है इसी हिम के ज़रिए से। तो अगर आप यहाँ पे देखें तो एक जगह पे हमारे पास जो यूअर है वो यूज़ हो रहा है। अब यूअर क्या होगा? इट मीन्स ये हमारे पास सेकंड पर्सन प्रोनाउन है। अब इसको हमने किससे चेंज करना है? हिम से, ऑब्जेक्ट से। अब यूअर क्या है? ये पोजेसिव फॉर्म होती है, यू, यूअर, ठीक हो गया, ये पोजेसिव फॉर्म बन जाती है। या इसको यानी हम वैसे एक ही चीज़ होती है, यूअर पोजेसिव फॉर्म भी होती है और ऑब्जेक्टिव केस भी होता है, लेकिन यहाँ पे हम इसको पोजेसिव फॉर्म इसलिए ले रहे हैं कि अस फॉर योर सेफ्टी इन देयर हाउस, यानी वो जो सेंटेंस है, जो कंटेक्स्ट है वो हमें ये बता रहा है कि यहाँ पे ये पोजेशन शो कर रहा है। अब देखो ही, हिम की जो पोजेसिव फॉर्म है वो क्या बनेगी? हिज बनेगी। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं यूअर की जगह पे हमने क्या लगाया? हिज। यानी यू को हमने चेंज किससे किया? ऑब्जेक्ट से, लेकिन उस ऑब्जेक्ट को हमने स्टेट उसमें रखा जो यूअर की स्टेट थी। हालत तब्दील हमने नहीं करनी प्रोनाउन की। प्रोनाउन की हालत वही रखनी है जो यानी जिस हालत में वो यहाँ पे ईडी स्पीच में मौजूद है, सिर्फ उसको हमने चेंज करना है। तो ये तो था चेंज ऑफ प्रोनाउन। और ये कब करना है हमने चेंज ऑफ प्रोनाउन? जब हमारे पास वहाँ पे जो टेंस है वो पास्ट में होगा। अच्छा, ये बात भी समझ आ गई। अब जो तीसरी इसकी चेंजेस है, ठीक है, अब ये जो तीसरी चेंज है चेंज ऑफ टेंस, ये इंतहाई आसान है। इसको आपने समझ लेना है और अपने नोट्स बना लेना है। जब आप नोट्स बनाएंगे तो आपको अच्छे से समझ आएगी। ये मैं आपको कैसे समझाता हूँ, आइए यहाँ पे देखते हैं।
अच्छा, इस चीज़ के लिए अगेन आपको मेरे अल्फाजों के ऊपर गौर करना होगा, यानी चेंज ऑफ टेंस के लिए, यानी इसका अब हमने टेंस को चेंज करना है। एक बार आप एक चीज़ आपने गौर से कर लेनी है कि यहाँ पे हमारे पास क्या है, पास्ट ही है। अब हम ये जो अंदर वाला टेंस है इसको चेंज करने लगे हैं, तो इसको आपने लिख लेना अभी अपने पास कि अगर यहाँ पे हमारे पास कोई भी प्रेजेंट टेंस है वो सारा का सारा पास्ट में चेंज हो जाएगा इनडायरेक्ट सेंटेंस में। यानी अगर यहाँ पे सिंपल प्रेजेंट है तो वो सिंपल पास्ट में, ये देखें सेंटेंस आपके सामने है। अगर यहाँ पे प्रेजेंट कंटिन्यूअस है तो वो पास्ट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट है तो पास्ट परफेक्ट में। अच्छा, इस तरह से प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में, यानी पूरा का पूरा प्रेजेंट टेंस पूरे के पूरे पास्ट टेंस में चेंज हो जाएगा। इंतहाई आसान। यानी अगर डायरेक्ट सेंटेंस में ईडी स्पीच के अंदर या ईडी क्लास में अगर हमारे पास प्रेजेंट टेंस है, प्रेजेंट टेंस का कोई भी हिस्सा है, यानी पास्ट है, अपना परफेक्ट है, परफेक्ट कंटिन्यूअस है या कंटिन्यूअस सिंपल प्रेजेंट है, तो वो सारा का सारा किस में, रेलिवेंट पास्ट के अंदर चेंज हो जाएगा। बात ही ख़त्म हो गई। अच्छा, लेकिन अगर इसी में हमारे पास पास्ट टेंस आ जाए, यानी बहर भी पास्ट है और ईडी स्पीच के अंदर भी पास्ट टेंस है, पास्ट कौन सा, इसमें सिर्फ दो पास्ट जो हैं वो चेंज होते हैं, बाकी दो चेंज ही नहीं होते। यानी इसमें अगर सिंपल पास्ट होगा तो वो पास्ट परफेक्ट में चेंज होगा, कंटिन्यूअस पास्ट होगा तो वो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में चेंज होगा, और जो अगर यहाँ पे आ जाए परफेक्ट पास्ट या पास्ट परफेक्ट या पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस तो वो दो चेंज ही नहीं होते, वो अनचेंज रहते हैं। कैसे, मैं अभी आपको दिखाता हूँ। ये देखें, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो हमारे पास प्रेजेंट इंडेफिनिट था वो पास्ट इंडेफिनिट में चेंज हो गया, प्रेजेंट कंटिन्यूअस पास्ट कंटिन्यूअस में, प्रेजेंट परफेक्ट पास्ट परफेक्ट में, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, यानी पूरा प्रेजेंट टेंस वो सारा का सारा किस में चला गया, पास्ट में। और अगर हम पास्ट की बात करें, इसमें जो सिर्फ दो टेंस हैं पहले वाले, पास्ट इंडेफिनिट है तो वो पास्ट परफेक्ट में जा रहा है, पास्ट कंटिन्यूअस है तो वो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में जा रहा है, लेकिन जो पास्ट परफेक्ट है या पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस है वो अनचेंज्ड है, यानी वो वैसे के वैसे रहेंगे, उसमें जो टेंस है वो चेंज नहीं होगा। ये एग्जांपल मैं आपके साथ शेयर करता हूँ तो आपने इनको देख लेना है। अच्छा, ये हमने अभी दो पढ़ लिया कि पास्ट और प्रेजेंट जो है वो कैसे चेंज होता है। उसके बाद जो तीसरा टेंस है हमारे पास वो फ्यूचर का है। दोबारा हम इसी सेंटेंस में आ जाते हैं कि अगर अब हमारे पास ईडी स्पीच के अंदर, यानी यहाँ पे कोई फ्यूचर टेंस आ जाए या कोई भी मोडाइल वर्ब आ जाए, मोडाइल वर्ब जो है ना या मॉडल वर्ब जिसे हम बोल रहे होते हैं, ये हमारे पास ये होते हैं, कैन है, कुड है, विल है, वुड है, शैल है, शुड है, ठीक है ना, ऑट है, मे है, मस्ट है, ठीक है ना, हैड बेटर होता है, ऑट टू बी होता है, मस्ट, ठीक है ना, ये सारे क्या होते हैं, ये मोडाइल वर्ब होते हैं। कोई भी मोडाइल वर्ब या जो भी यहाँ पे फ्यूचर टेंस होगा हमारे पास, उसमें सिर्फ इतना हमने चेंज करना है कि विल को वुड में चेंज कर देना है, शैल को शुड में चेंज कर देना है, यानी यूँ समझो वो जो हेल्पिंग वर्ब है सिर्फ उस हेल्पिंग वर्ब की हमने पास्ट फॉर्म बना देनी है, सिर्फ इतना करना है। अगर यहाँ पे हमारे पास कोई भी फ्यूचर टेंस है तो जब हमने उस डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में करना है तो सिर्फ उसका जो हेल्पिंग वर्ब है उसको हमने चेंज कर देना है, यानी विल से वुड कर देना है, शैल से शुड कर देना है। अब देखो सारे फ्यूचर में हेल्पिंग वर्ब विल वुड यानी यूज़ हो रहा होता है, विल शैल यूज़ हो रहा होता है, तो हमने सिर्फ उस विल को वुड कर देना जहाँ पे भी यूज़ होगा और शैल को शुड कर देना है, बात ही ख़त्म। बाकी उसके अंदर कोई भी चेंज नहीं करनी है। तो फ्यूचर तो इंतहाई आसान है, यानी फ्यूचर टेंस को चेंज करने में हमने सिर्फ उसका जो हेल्पिंग वर्ब है विल या शैल उसको यानी चेंज कर देना है, विल को वुड में, शैल को शुड में। कैसे, मैं अभी आपको दिखाता हूँ। ये देखें, उसने मोडाइल वर्ब के लिहाज से इसलिए दिया क्योंकि ये सारे वही विल शैल वाले होते हैं। अब देखो विल शैल यानी फ्यूचर इंडेफिनिट की उसने बात की, तो आगे जाके वही सिर्फ विल जो था वो वुड में चेंज हो गया। कंटिन्यूअस में देखें विल बी होता है तो वो सिर्फ वुड बी हो गया। इस तरह से अगर आप फ्यूचर परफेक्ट में देखें तो विल शैल हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है, तो वो सिर्फ वही जो विल या शैल था वो जस्ट वुड में चेंज हुआ, बाकी सारा कुछ वही सेम। इस तरह से अगर आप फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस में देखें तो उसमें भी सेम यही चीज़ है। नीचे कुछ मोडाइल वर्ब हैं, तो कैन था वो कुड में चेंज हो गया, मे माइट में, मस्ट था तो वो मस्ट या हैड टू में चेंज हो गया, यानी इंतहाई आसान है जो हमारे पास फ्यूचर टेंस है उसको चेंज करना। ये थी हमारे पास क्या, तीसरी चेंज। अब जो चौथी चेंज है एडवर्बियल की वो भी हम देख लेते हैं। वो भी करनी कब है, जब हमारे पास जो आईएनजी स्पीच है वो पास्ट में होगी। यानी यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि ये जो अगली हम तीन चेंज कर रहे हैं ये कब हम कर रहे हैं, तब जब ये जो हमारे पास ये वाली स्पीच है ये किसके अंदर है, पास्ट के अंदर है।
अदरवाइज़ यहाँ पे हमने कोई चेंज नहीं करी। अगर ये वाला जो हमारा सेंटेंस है या ये वाली जो स्पीच है जिसे हम ING स्पीच या रिपोर्टिंग स्पीच भी कहते हैं, अगर ये फ्यूचर में है या प्रेजेंट में है तो फिर हमने ये चेंज नहीं करने, सिर्फ एक चेंज करना है, ये वाला जो कि रिप्लेसमेंट ऑफ कोटेशन मार्क है। क्योंकि अब यहाँ पे हम पास्ट की बात करें तो हमें ये वाला चेंज भी करना पड़ेगा। देखिए यहाँ पे टुमारो लिखा हुआ था पहले, तो अब क्या हो गया है, नेक्स्ट डे हो गया है। तो ये कुछ वर्ड हैं, इनको भी हम देख लेते हैं कि हमने एडवर्बियल को कैसे चेंज करना है। हाँ जी, ये वो एडवर्बियल यानी हैं, उन्होंने देखे ऊपर बिल्कुल लिख दे भी है कि अगर हमारे पास से रिपोर्टिंग यानी ING क्लास पास में होगी तो हमने इनको चेंज करना है। इसमें नाउ जो है वो देन में जा रहा है, हेयर देयर में, टुडे दैट डे में, यस्टरडे प्रीवियस डे में, टुमारो नेक्स्ट डे में, लास्ट नाइट द प्रीवियस नाइट, एगो को बिफोर में किया हुआ है, 10 को सो में किया हुआ है। इस तरह से कुछ डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव भी हैं, दिस को दैट में, दीज को दोज में। तो ये थे 4 चेंजेस हमने जो अभी तक पढ़े हैं। लेकिन अभी आपका जो कंसेप्ट है वो बन चुका है। तो एक चीज़ यहाँ पे मैं अब थोड़ा सा रिवर्स करने वाला हूँ। अगर ये मैं पहले करता तो शायद आपको समझ ना आता, लेकिन अब आपको इजीली समझ आ जाएगी। वो क्या चीज़ है, आइए देख लेते हैं। अच्छा, यहाँ पे मैंने जो पहले आपको कहा कि अगर ये हमारे पास ING स्पीच में पास्ट है तो हमने ये चारों चेंज करने हैं। और यहाँ पे फिर आपको ये भी कहा कि अगर इस ING स्पीच में हमारे पास फ्यूचर या प्रेजेंट हो तो हमने सिर्फ पहली चेंज करनी है, जो कि आपने यानी ऑलरेडी नोट्स बनाए हुए हैं। लेकिन अब आपने यहाँ पे थोड़ा सा अपना कंसेप्ट उल्ट नहीं करना बल्कि तासीह करनी है। वो ये है कि मैं पहले आपकी बेस बना रहा था कि जब यहाँ पर हमारे पास फ्यूचर टेंस है या प्रेजेंट टेंस है, ठीक है ना, तो ये जो प्रोनाउन का चेंज है ये सिर्फ उस सूरत में नहीं करना अगर यहाँ पे कोई नाउन है, यानी अगर यहाँ पे कोई नाम आया हुआ है तो यहाँ पे हमने फिर इसको चेंज नहीं करना। अब मिसाल ये नीचे आप एग्जांपल देखें तो यहाँ पे लिखा हुआ था जोया, असलम सेज टू मी जोया विल, तो आप आगे देखें आप जोया लिखा हुआ है, यहाँ पे भी जोया, यहाँ पे जोया। तो आपने एक चीज़ यहाँ पे करेक्ट ये कर लेनी है कि अगर यहाँ पे इस प्रोनाउन की जगह पे कोई नाम आ जाए तो उस नाम को हमने चेंज नहीं करना, यहाँ पे भले पास्ट हो, प्रेजेंट हो या फ्यूचर हो। अगर प्रोनाउन की जगह पे यहाँ पे कोई नाम आ जाए तो हमने इस यानी नाम को फिर चेंज नहीं करना, क्योंकि नाम तो सेम ही रहेगा, उसको फिर हमने इस सब्जेक्टिव से चेंज नहीं करना। अगर यहाँ पे कोई नाम आ जाए, यहाँ पे भले जो भी टेंस हो, ये बात समझ आ गई। लेकिन इसके अलावा जो एक पॉइंट है वो ये समझने वाला है कि यहाँ पे कि अगर ये जो पास्ट टेंस है, यहाँ पे अगर हमारे पास ING स्पीच में पास्ट है तो हमने ये सारी चेंजेस करनी है। और अगर यहाँ पे प्रेजेंट या फ्यूचर है तो सिर्फ आपने ये वाली फिर 2 चेंजेस नहीं करनी, ये वाली लाजमी करनी है। यानी हमने चेंज ऑफ प्रोनाउन तमाम केसेस में करना है, यूँ समझ लें आप। अब इसको अगर मैं मज़ीद सिंप्लीफाई करूँ तो आप यूँ कह सकते हैं कि ये जो पहली 2 चेंजेस हैं ये परमानेंट है, यानी रिप्लेसमेंट ऑफ कोटेशन मार्क और चेंज ऑफ प्रोनाउन। यहाँ पे टेंस जो भी होगा, अगर वो फ्यूचर है, वो प्रेजेंट है या पास्ट है, तो हमने ये वाली 2 चेंजेस हर हाल में करनी ही करनी है। ये 2 चेंजेस परमानेंट हैं। ये वाली जो 2 चेंजेस हैं ये परमानेंट नहीं है। ये हम कब करेंगे, अगर यहाँ पे पास्ट होगा, और अगर यहाँ पे पास्ट नहीं होगा, प्रेजेंट या फ्यूचर होगा, तो फिर हम ये वाली 2 चेंजेस नहीं करेंगे, लेकिन ये वाली 2 चेंजेस लाजमी करेंगे। उसने देखो नीचे यही लिखा हुआ है कि चेंज नंबर 1 and 2 आर परमानेंट, they are considered to be for each conversion from direct into indirect narration, or change number 3 and 4 are not permanent, they are to be incorporated only when the tense of the reporting clause belong to past। अगर ये वाला टेंस पास्ट में है तो फिर हमने चारों चेंजेस करनी है। अगर ये वाला टेंस फ्यूचर में है या प्रेजेंट में है तो फिर पहली 2 चेंज हमने करनी है और ये वाली चेंज नहीं करनी। और अगर यहाँ पे चेंज नंबर 2 की जगह पे कोई नाउन आ जाता है फिर इसको हमने चेंज नहीं करना, भले यहाँ पे टेंस जो भी हो, प्रेजेंट हो, पास्ट हो या फ्यूचर हो। तो ये तो था हमारे पास सारा का सारा डायरेक्ट इनडायरेक्ट। इसको आपने रीड आउट कर लेना है अच्छे से, मेरे ख्याल में ये आपको समझ आ जाएगा। फिर जब हम इसकी प्रैक्टिस की तरफ जाएंगे तो इंशाल्लाह मज़ीद ये आपको क्लियर हो जाएगा। आपने इन नोट से पढ़ना है, लेकिन इस लेक्चर को आपने लाजमी ख़ुद नोट करना है। अगर आप नोट करेंगे तो आपको समझ आएगा, क्योंकि जितना मैंने बोला है वो यहाँ पे उतना नहीं लिखा हुआ, वो मैंने आसान लफ्ज़ों में समझाने की आपको कोशिश की है। थैंक यू सो मच।